अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। सबसे प्रथम समाचार कोरोना को लेकर प्राप्त हो रहे दो ऐसे समाचारों की जो परस्पर विरोधी प्रतीत हो रहे हैं। पहला समाचार ये है कि देश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के केस मंगलवार के अनुपात में 12,000 से अधिक पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,593 नए रोगी सामने आए हैं, जबकि 648 रोगियों की मृत्यु एवं 34,169 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में एक्टिव रोगियों की संख्या 3,22,327 है। अभी तक भारत में कोरोना से 4,35,758 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए तीसरी लहर आने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। उधर केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,51,984 हो गई है। जबकि 173 रोगियों की मृत्यु के कारण अब राज्य में 19,757 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.99% हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 2.10% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट पिछले 30 दिनों में 3% से भी कम है। जबकि दूसरे समाचार के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में अब कोविड-19 एंडेमिक स्टेज अर्थात समाप्ति के अंतिम चरण तक पहुंच गया है। इसके फैलने की दर भी पहले की अपेक्षा अत्यंत कम हुई है। तकनीकी तौर पर एंडेमिक स्टेज का अर्थ है किसी महामारी का प्रभाव कम लोगों या फिर किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित रहने से है। इसके साथ ही वायरस भी कमजोर हो चुका होता है। साथ ही लोग इस रोग के साथ जीना भी सीख जाते हैं। भारत में दूसरी लहर के पश्चात कोरोना के मामले में तीव्रता से कमी आई है। उधर बच्चों में कोरोना के गंभीर संक्रमण के मामले कम ही देखे गए हैं एवं यदि तीसरी लहर आई तो कम ही बच्चों को आईसीयू में रखने की नौबत आएगी। WHO के अनुसार 2022 के अंत तक 70% जनसंख्या वैक्सीनेट हो चुकी होगी। और जो दूसरा समाचार है वो भी कोरोना से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोरोना वायरस फैलाने के लिए जहां सारे संसार ने चीन पर उंगलियां उठाई थीं, वहीं अब चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए फोर्ट डेट्रिक में शोध कर रहे अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर राल्फ बारिक को उत्तरदायी ठहराया है। फोर्ट डेट्रिक एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है जो अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित है। 13,000 एकड़ में फैले इस सैन्य अड्डे का प्रयोग वर्ष 1931 से हो रहा है। वर्ष 1943 से वर्ष 1969 तक यहां स्थित प्रयोगशाला में बायोलॉजिकल हथियार पर गहन शोध का प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम के बंद होने पर भी यहां अमेरिकी बायोलॉजिकल डिफेंस से जुड़े अन्य प्रोग्राम चलते रहे हैं। यहां की लैब में इबोला और स्मॉल पॉक्स वायरस पर भी अध्ययन हुए हैं। यहीं पर सेना का मेडिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट कमांड और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी है। अगस्त 2019 में यहां एक घातक जीवाणु पर शोध चल रहा था। उस अनुसंधान कार्य को सुरक्षा कारणों से अचानक बंद करना पड़ा। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को घेरने के लिए एक ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें चीनी इंटरनेट यूजर्स से अपील की जा रही है कि वे खुला पत्र लिखकर WHO से फोर्ट डेट्रिक में जांच करने की मांग करें। अब तक 2.5 करोड़ लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। और अब समाचार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। देहरादून में मंगल रात बादल फटने से कई घरों में कई फुट मलबा और कीचड़ भर गया। इस मध्य जनहानि का कोई समाचार नहीं है। दूसरी ओर शहर में लगातार हो रही वर्षा से रिस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर आ गई हैं। इससे दोनों नदियों के किनारे सैकड़ों घरों में पानी भर गया। साथ ही कई घरों के गिरने का भी संकट पैदा हो गया है। बढ़ते संकट को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सामुदायिक भवन में भेजा गया है। वहीं देर रात तक नदियों का जलस्तर जब कम हुआ तो जनता ने राहत की सांस ली। प्रभावित परिवारों ने मुआवजा देने की भी मांग की है। उधर गन्ने के भाव को 400 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर पंजाब सरकार किसानों के आगे झुक गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 एवं 2022 हेतु राज्य में गन्ने का भाव 360 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसी के साथ गन्ना किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से आने वाली रेलों का संचालन भी पुनः आरंभ हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जालंधर में किसानों के आंदोलन के चलते जम्मू से आने वाली कई ट्रेनों को या तो निरस्त करना पड़ा था या फिर रूट परिवर्तित करके इन्हें चलाया जा रहा था। बिहार में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से 12 दिसंबर के मध्य 11 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार जिन जिलों में बाढ़ की समस्या है उनमें प्रथम चरण में चुनाव नहीं होंगे। आचार संहिता लगने के पश्चात ना ही नई परियोजना को स्वीकृति मिलेगी और ना ही पुरानी योजनाओं पर कार्य हो सकेगा। प्रथम चरण के मतदान हेतु नामांकन 2 सितंबर से आरंभ होगा एवं प्रथम चरण में 10 जिलों में मतदान होगा।
इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अनलॉक 6 की घोषणा करते हुए शॉपिंग मॉल, सभी दुकानें, धार्मिक स्थल और पार्क खोलने का निर्णय लिया है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन भी किए जा सकेंगे। अब 1 से 12वीं तक की कक्षाएं भी पहले की तरह खुल सकेंगी एवं 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और क्लब, रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला घरेलू गैस कनेक्शन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जिसमें 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। उज्ज्वला 2.0 योजना में उन प्रवासी श्रमिकों के लिए भी प्रावधान है जो प्रथम चरण में पते के प्रमाण के अभाव में योजना से वंचित रह गए थे। उज्ज्वला योजना 1 के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख निःशुल्क LPG कनेक्शन दिया गया था और ये अपने आप की निःशुल्क गैस देने की पहली योजना थी। और अब समाचार अफगानिस्तान में लगातार परिवर्तित हो रहे घटनाक्रम की। अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना की वापसी की बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः दोहराई है। उनके अनुसार 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना की वापसी तो हो जाएगी, किंतु आवश्यकता पड़ी तो 31 अगस्त के पश्चात भी अमेरिकी सैनिक काबुल में रह सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय के अधिकारियों से प्लान भी तैयार रखने को कहा गया है। बाइडेन के अनुसार सैनिकों को काबुल से निकालने में सबसे बड़ी चुनौती ISIS के आतंकी हमले की है। ISIS तालिबान का भी शत्रु है। यद्यपि अमेरिका के अनुसार सैनिकों को निकालने में तालिबान भी सहयोग कर रहा है। वर्तमान में काबुल में 5800 सैनिक एयरपोर्ट पर नियुक्त हैं। अमेरिका ने सोमवार को काबुल से 10,900 लोगों को निकाला है। 14 अगस्त से अब तक अमेरिकी सेना ने 48,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। जुलाई के अंत तक लगभग 53,000 लोगों को पुनर्वासित किया जा चुका है। इधर तालिबानी प्रवक्ता ने अफगान नागरिकों से देश ना छोड़ने एवं महिलाओं को सुरक्षा के कारण घरों में रहने का ही सुझाव दिया है। इस मध्य तालिबान ने काबुल के संयुक्त राष्ट्र परिसर पर आधिपत्य जमा लिया है। यहां पर भी आवागमन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ कार्यालय की तलाशी ली गई एवं तोड़फोड़ भी की गई। उधर मुजाहिद ने एक बार पुनः देश छोड़कर गए नागरिकों से वापस आने की अपील की है। साथ ही साथ विदेशी दूतावासों से भी कार्य करने को कहा गया है। वहीं संसार के 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह G7 ने भी कहा है कि वे 31 अगस्त के पश्चात भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम करते रहेंगे। समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के देश सम्मिलित हैं। समूह के देशों ने अमेरिका से 31 अगस्त के पश्चात भी सेना को तैनात रहने को कहा है ताकि नागरिकों को निकालते समय किसी भी प्रकार का आतंकी आक्रमण ना हो सके। इस मध्य अफगानिस्तान में तालिबानी शासकों ने देश चलाने हेतु 12 सदस्यीय एक काउंसिल का गठन किया है, जिसमें से 7 नाम हैं अब्दुल गनी बिरादर, मुल्ला याकूब, खलील उर रहमान, डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद करजई, हनीफ अतमार और गलबुद्दीन हेकत म्यार। इनके नाम सम्मिलित हैं। शेष 5 सदस्यों के नाम अभी घोषित होने शेष हैं। यही काउंसिल राष्ट्रपति एवं अमीरात के अतिरिक्त तालिबान पर शासन करेगा। इस मध्य तालिबान के धुर विरोधी एवं तालिबान के बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध गुल आगा शेरजई को तालिबान का वित्त मंत्री बनाया गया है। शेरजई तालिबान के विरुद्ध लड़ाई में CIA के प्रमुख सहयोगी थे, किंतु कुछ दिनों पूर्व उन्होंने तालिबान के प्रति निष्ठा की सौगंध खाई थी। अब वे तालिबान के साथ हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार पुनः काबुल में ISIS के हमले की आशंका व्यक्त की है। उधर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के ताज़ा विवाद को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन एवं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से भी बात की है। इधर तालिबान को अंतरिम क्षेत्र से भारी मात्रा में अमेरिकी सैनिकों के छोड़े गए हथियार प्राप्त हुए हैं, जिसका तालिबान नरसंहार हेतु प्रयोग कर सकता है। तालिबान की सबसे बड़ी चुनौती पंजशीर पर आधिपत्य जमाने की है, वह भी बिना किसी रक्तपात के। किंतु पंजशीर के निकट तालिबान एवं विद्रोही गुट में भीषण युद्ध हो रहा है। पंजशीर के लड़ाके 15,000 फीट ऊंचाई से तालिबान पर आक्रमण कर रहे हैं। यद्यपि तालिबान भी जमकर फायरिंग एवं रॉकेट लॉन्चर दागते देखा गया है। इस मध्य पंजशीर के शेर कहे जाने वाले मसूद के साथ तालिबान की वार्ता करने के समाचार हैं, किंतु नॉर्दर्न अलायंस ने सभी ऐसे समाचारों का खंडन किया है। इधर भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान में चल रहे एयरलिफ्ट को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। भारत अभी तक 800 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल चुका है। उधर तालिबान के आधिपत्य के पश्चात अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अफगानिस्तान की आर्थिक मदद रोक दी है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाली करीब $460 मिलियन की राशि भी निकासी से रोक दी है।
इस पर चीन ने संकेतों में अमेरिका पर प्रहार करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान को ऐसे मझधार में छोड़कर सैनिक वाशिंगटन नहीं जा सकते। अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन के संकट के मध्य अमेरिका के CIA के निदेशक जे बंस तालिबान से वार्ता करने हेतु काबुल गए थे। यद्यपि अमेरिकी अधिकारियों ने इस यात्रा का विवरण तो दिया, किंतु यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया। अमेरिका ने तालिबान से कोई कूटनीतिक संबंधों की पहल किए बिना ये संदेश दे दिया है कि वह अफगानिस्तान में अब भी प्रमुख खिलाड़ी है। अमेरिका ने ये कदम तब उठाया है जब चीन और रूस तालिबान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की बात कर रहे थे। उधर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर आरंभ से ही हमलावर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पुनः बाइडेन की नीतियों पर प्रश्न उठाया है। ट्रंप के अनुसार अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किए गए नागरिकों में कई हजार आतंकी भी एयरलिफ्ट किए जा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि बाइडेन ने अफगानिस्तान को आतंकियों के हवाले कर दिया है और हमारे नागरिकों के सामने सेना को हटाकर हजारों अमेरिकियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अफगानिस्तान से जिन 26,000 लोगों को निकाला गया है उनमें से केवल 4,000 ही अमेरिकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अफगानिस्तान से दुनिया भर के पड़ोस में और कितने हजारों आतंकवादियों को एयरलिफ्ट किया गया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि बाइडेन एयरलिफ्ट के माध्यम से अमेरिका में कितने आतंकी लाएंगे, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। तो बस इतनी सी बात में आज के समाचारों में बस इतना ही। आपको हमारी प्रस्तुति यदि अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको पहले ही ये सूचना दे चुके हैं कि राजनीतिक समाचार जो कि वक्तव्यों से संबंधित होते हैं और ऐसे समाचार जिनका कोई आधार नहीं होता है, जो सूत्रों के अनुसार ही प्रसारित किए जाते हैं, ऐसे समाचारों को हम चैनल में सम्मिलित नहीं करते। इसी कारण बस आपको जो राजनीतिक घटनाक्रम जो भी हो रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ भ्रम पर आधारित हैं, उन्हें हमने चैनल के समाचारों में सम्मिलित नहीं किया है। हो सकता है कि आपको ये समाचार देश के और संसार के अनुसार कम लग रहे हों, किंतु ये समाचार बहुत सोच समझ के संकलित और संपादित किए गए हैं। आशा है कि आप हमारे मंतव्य के साथ होंगे और हमारा सहयोग इसी प्रकार करते रहेंगे। बस इतनी सी बात में आज बस इतना ही। कल पुनः फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, आपका हृदय से आभार।